नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आप माफ कीजिएगा, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो आपको बता दें कि दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि कभी कृषि कानूनों में बदलाव की मांग को लेकर तो कभी कर्ज माफी, नौकरियों में आरक्षण और सीएए व एनआरसी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से इसे परेशान किया जाता है और दिल्ली एनसीआर की जनता सड़कों पर भटकने को मजबूर है। देश का अन्नदाता अपने अधिकारों की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर कब्जा जमाए बैठा है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली एम्स में नर्स कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। महज अपनी मांगों की पूर्ति के लिए दिल्ली एनसीआर की करोड़ों जनता की दिनचर्या को बेपटरी कर दिया जाता है और ऐसे में सवाल यह उठता है कि प्रदर्शनकारियों को सड़क जाम कर बेकसूर जनता को परेशान करने का अधिकार किसने दिया? अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस तरह सड़कों को जाम करना कितना उचित है? राजनीतिक पार्टियां भी आम जन की समस्याओं को भूल आंदोलनकारियों के साथ मिल अपनी राजनीतिक रोटियां आखिर क्यों सेकने लगती हैं? तो आखिर ऐसे में कब तक देश की राजधानी दिल्ली धरनों से परेशान होती रहेगी? तो आइए पहले बात कर लेते हैं किसान आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों पर दंगल लगातार जारी है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के हजारों किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले 20 दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। किसानों की जिद है कि केंद्र अपने तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले, लेकिन मोदी सरकार कानून वापस नहीं ले रही। हालांकि किसानों की मांग पर कुछ संशोधन करने को तैयार है, लेकिन किसान संशोधन पर नहीं मान रहे और ऐसे में गतिरोध बरकरार है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किसानों से एक बार फिर से सरकार के साथ बातचीत करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि यह किसानों का मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार में किसी भी तरीके से किसानों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। गडकरी ने कहा कि सार्थक संवाद के बाद सरकार किसानों के अच्छे सुझावों को नए कृषि कानून में समायोजित करने को तैयार है। अब जो एमएसपी की प्राइस है, इसके बारे में हमने कह दिया है कि सरकार के ऊपर यह बंधन कारक है और ये एमएसपी ऐसी नहीं तय होती। कृषि मूल्य आयोग, नीति आयोग, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सब जगह जाकर फिर एक प्राइस होकर कैबिनेट में नोट आती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाती है, प्रधानमंत्री की उपस्थिति में वो क्लियर होती है और फिर भाव तय होता है। हमने 6 साल में 6 बार भाव बढ़ाया। तो वहीं आपको बता दें कि जिस प्रकार से आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यह बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों के लिए अच्छा करना, किसानों की आमदनी को बढ़ाना और किसानों के साथ हमेशा खड़ा रहना इस सरकार की प्राथमिकता रही है और सरकार का हर एक मंत्री, हर एक कह सकते हैं बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता लगातार किसानों के साथ बात कर भी रहा है और किसान संगठनों को सरकार बातचीत के लिए एक बार फिर से न्योता दे रही है और जाहिर सी बात है कि किसानों की समस्या को हम बहुत अच्छे से समझते हैं और हमारे लिए बातचीत के दरवाजे किसानों के लिए हमने खोल रखे हैं। तो मैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संदीप द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीजेपी के। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। साथ ही साथ बाल मुकुंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार, धन्यवाद। एके मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और हरिनाम सिंह जी, किसान नेता। आप दोनों का भी न्यूज इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे संवाददाता रमेश पुरोहित जयपुर स्टूडियो से लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से आज केंद्रीय मंत्री गडकरी जी का बयान आया है कि किसानों के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं और
एक नए सिरे से भी बातचीत की जा सकती है। और उन्होंने एक अच्छा उदाहरण यहाँ पर दिया है, जिससे राजधानी दिल्ली, क्योंकि आज किसान आंदोलन वहीं पर चल रहा है, उसकी बॉर्डर पर चल रहा है, और राजधानी दिल्ली की एक और समस्या है जो सर्दी होते होते आती है, पराली की। तो उन्होंने इन दोनों समस्याओं को हल करने का एक रास्ता सुझाया है कि पराली से हम इथेनॉल बना सकते हैं और उससे किसानों की आमदनी भी बढ़ सकती है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार लगातार किसानों की आमदनी और किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। रही बात कृषि कानूनों की, तो उस पर संशोधन को तैयार है। फिर भी उसके बाद अगर गतिरोध है तो हम कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हुए। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं वही चीज आपने जो बात कही एकदम सही बात है कि कहीं ना कहीं मोदी जी जब से आए हैं उनकी प्राथमिकता रही है कि किसी भी कंडीशन में इस देश के किसानों की जिनसे डायरेक्टली इस देश की 70% आबादी जुड़ी है, उनकी बदहाली को कैसे दूर किया जाए। और प्रधानमंत्री जी डे 1 से लेके कहीं ना कहीं इसी मिशन पे जुड़े हुए हैं कि जब तक हम अपने देश के किसान को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था को किसी भी कंडीशन में मजबूत नहीं कर सकते। जी। और उसी दिशा में कहीं ना कहीं लगातार प्रधानमंत्री जी कदम उठाते रहे हैं, चाहे वो हाईवे एक्सपेंशन की बात हो, चाहे वो सिंचाई को लेकर पर्याप्त व्यवस्थाओं की बात हो, चाहे रूरल एरिया में आवास बनाने की बात हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट्स बनाने की बात हो, या और भी कई ऐसे प्रोग्राम है। मनरेगा में भी अगर आप देखिए कि बहुत बड़े तबका किसानों का भी होता है जो कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, और सरकार उसमें भी कहीं ना कहीं प्रमोट करती है। और ये 3 बिल भी सरकार इसीलिए लेके आई थी कि कुछ ऐसी व्यवधान थे जो कहीं ना कहीं सरकार की इनकम को बढ़ाने में सरकार को लगा कि नहीं, जब तक हम इन 3 बिलों में संशोधन नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। और सरकार यही 3 इसीलिए ये बिल लेके आई, जबकि सरकार का इसमें प्राथमिकता नहीं थी कि इन बिलों पर हमें काम करना है। लेकिन फिर भी सरकार को लगा कि मोदी जी को लगा कि किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है और हमें इसमें कदम उठाना चाहिए, सरकार ने उठाया। लेकिन देखिए, अब वही चीज है ना कि आज अगर कुछ स्टेट्स, खासतौर से मैं पंजाब की बात करूं, जी। जिस राज्य ने इन तीनों कानूनों को लागू ही नहीं किया, फिर भी वहां का किसान 2 महीने से धरने प्रदर्शन कर रहा है। किस बात पर कर रहा है, ये समझ से परे है। दूसरी चीज, अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस इतनी ही सेंसिटिव थी किसानों को लेके, तो जब 70 साल आप सत्ता में रहे, आपने किसानों को एमएसपी तो ला दिया, लेकिन आपने कभी इसको कंपलसरी करने की बात नहीं की। जी। आपने मंडियों में बिचौलिए बिठा दिए, बाहर अगर कोई व्यक्ति महंगा अनाज खरीद सकता है तो आपने उसको खरीदने की परमिशन नहीं दी। इसके अलावा आप यूरिया तक तो किसान को दे नहीं पाए थे। आज कम से कम इन सब चीजों को किसानों को परेशान नहीं होना पड़ रहा है। अब देखिए बेसिकली इन किसानों के बहाने हो क्या रहा है। ये किसान आंदोलन के बहाने जो शाहीन बाग गैंग था, जो खालिस्तानी गैंग था, जो पाकिस्तानी गैंग है, और जिनकी बिचौलियों की और जिनकी मंडी में जिनकी कमाई दलाली खत्म हुई है, खासतौर से कैप्टन अमरिंदर परिवार की बात करिए, पंजाब में सबसे ज्यादा वेयर हाउसिंग और खरीदारी उन्हीं का परिवार करता है। तो इन लोगों की कहीं ना कहीं दलाली बंद हुई है, तो ऑब्वियसली इन्हें आग तो लगाना ही है। आज देखिए ना, इस देश का 99% किसान मोदी जी के इस बिल के साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी 1% लोग जो सड़क पे हैं, सरकार फिर भी उनके आगे झुक के उनसे बार बार बात कर रही है, उनकी हर बात मानने के लिए तैयार है। लेकिन जिद देखिए है कि आप शरजील इमाम को रिहा करिए, आप इनको रिहा करिए, उनको रिहा करिए, इसके बाद आप तीनों बिल वापस लीजिए। भाई, जब तीनों ये बिल नहीं थे तो क्या आपको एमएसपी मिल रहा था? क्या आपकी जो फसल की प्राइस थी वो अच्छी मिल रही थी? लेकिन क्योंकि आपके दिल में बेसिकली आपके पीछे एक एजेंसी की तरह काम करने वाले लोग लगे हैं, और जी। वो किसी भी दिशा में ये चाहते हैं कि मोदी जी इस पे झुकें और ये बिल वापस ले लें, चाहे भले किसान बर्बाद इस देश का होता रहे। चलिए जवाब ले लेते हैं। बाल मुकुंद जी लगातार हमारे साथ बने हुए। बाल मुकुंद जी, जो बात यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह पर लगातार आरोप भी लग रहे हैं, और सीधी सी बात है, जैसे अभी संदीप जी ने भी कहा, और ये बात सच भी है, क्योंकि पहले एमएसपी की कोई गारंटी नहीं थी, और अगर ये बिल एमएसपी की गारंटी देता है तो आखिरकार परेशानी क्या है? क्या आपको लग रहा है कि सरकार या तो ढंग से समझा नहीं पा रही है, या फिर कोई छुपी हुई मंशा है इसके पीछे? बाल मुकुंद जी, देखिए, सरकार समझाने नहीं पा रही, ये विषय मुझे नहीं लगता इस तरह का विषय है जैसे हमारी कुल मिला के बात अभी तक चली है। जी। विषय को यहीं से भटकाया जा रहा है, चाहे वो प्रवक्ता हो, और कुछ मैं आपको भी सुन रहा था, कुछ आपकी बातों के अंश भी मैं सुन रहा था। ये जो नियम लेके आए, 3 कानून लेके आई केंद्र सरकार, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ या पूछना चाहता हूँ वहाँ प्रवक्ता से बीजेपी के, कि आपसे मांग किसने की? आपके क्या चुनाव मैनिफेस्टो में ये चीज थी, या ये इस पे आपको कोई जनादेश प्राप्त हुआ है? जिस तरीके से अभी नितिन गडकरी जी को हम सुन रहे थे कि केवल मूल्य बढ़ाने के लिए तो कृषि मूल्य आयोग है, फिर वो नीति आयोग में जाता है, फिर वो कृषि मंत्रालय में जाता है, फिर वो कैबिनेट में जाता है। क्या इस तरीके का प्रोसेस है कोई जमहूरियत में? जैसे इन्होंने अध्यादेश लेके आए, कोरोना काल में जिस तरीके से हम जूझ रहे थे, हमारा देश घरों में बंद था, पूरा देश बंद था, रेलवे नेटवर्क बंद है, हवाई जहाज बंद है, स्कूल बंद है, और सार्वजनिक संस्थाएं बंद है।
तो आप अध्यादेश लेके आ रहे हो, क्या इमरजेंसी थी? केवल इसलिए कि उद्योगपति साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए आपदा में ये अवसर है। प्रधानमंत्री के जो बयान थे, उन्होंने कोरोना काल में जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे, उनको मजबूर, उनको बंदी बना दिया और अध्यादेश आप लेके आ गए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरीके से लंबी चौड़ी बातें वो बता रहे थे, किसी भी विषय को उन्होंने टच नहीं किया। आप ये बताइए, जो आज 1960 से व्यवस्था चली आ रही है, न्यूनतम मूल्य हम देते हैं, सरकार देती, कोई भी सरकार रही हो, बीच में से बीजेपी की सरकार रही हो केंद्र में या दूसरे राज्यों में और सरकारें, किसी तरह का कोई क्वेश्चन उठाया? कभी किसान इसकी मांग को लेकर के कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया। महेंद्र सिंह जी टिकैत बहुत बड़े किसान नेता होते थे, कभी नहीं किया। और अगर प्रदर्शन किया तो किसी भी सरकार ने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, कभी किसानों पर सवाल नहीं उठाया। जैसे आज ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, दूसरा यही कह रहे हैं। आप विषय पे क्यों नहीं आते? दिल्ली के आसपास 40 किसान संगठन है, 40 के 40 किसान संगठन आज धरने पे बैठे हैं, और आप कलकत्ता से, केरल से, दूसरी जगह से किसानों को बुला करके पत्थर दिखाते हैं, जबकि वो किसान संगठन ही नहीं है। तो चोर दरवाजा आप अपना रहे हैं। 560 किसान संगठन इस हिंदुस्तान में, आप सार्वजनिक तौर पर मीटिंग आयोजित कीजिए, हम भी आएंगे वहां पर, मैं भी किसान हूं। आप समझाइए कि किस तरीके का फायदा है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना, आप सोशल मीडिया पर देखिए, आप कहोगे तो मैं आपको भी मैसेज करूंगा। रातों रात अंबानी और अडानी के गोदाम तैयार होने लग रहे हैं। हमारे हरियाणा में पानीपत के पास इसराना एक जगह है, वहां हजारों एकड़ जमीन खरीद रही, मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने काम बनाना शुरू कर दिया। आप क्या किस विषय की पर बात कर रहे हैं? कोरोना काल के बीचों बीच रेलवे को अडानी को दे दिया, अडानी की स्टैंप लगी हुई रेलवे खड़ी है, जबकि ये लोग कह रहे थे रेलवे प्राइवेट नहीं होगा। आप उस कानून बनाइए एमएसपी पर, लोगों को कोई एतराज नहीं, किसान आपकी बात मान जाएंगे। और दूसरा, पिछले 19 दिन से 20 दिन से किसानों के और सरकार के बीच में वार्ता है, कोई राजनीतिक दल बीच में नहीं है, कोई दूसरे लोग बीच में नहीं है। सरकार 20वां दिन आज है, केवल लकूना ढूंढ रही है, केवल ये ढूंढ रही है कि किसान कहीं गलती करें और गलती का फायदा उठा करके इनके संगठन को तोड़ें, इनमें फूट डालें। जब किसान 25 और 26 तारीख को दिल्ली पहुंच गया था, तो इन्होंने 3 दिसंबर का टाइम क्यों रखा? तो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि क्या किसानों का रास्ता रोकने का हक ठीक है? किसान करे क्या? किसान वोट क्लब पर जाना चाहता था, किसान रामलीला मैदान में जाना चाहता था, किसान जंतर मंतर पे जाना चाहता था। जब हिंदुस्तान से आजादी से पहले तक वो स्थान निश्चित है, वहां धरने प्रदर्शन होते रहे हैं। जब 26 तारीख को किसान दिल्ली की सीमा पे पहुंच गया, आप कहते हैं वार्ता 3 दिसंबर को करेंगे। क्यों? क्यों किसान का आप महत्वपूर्ण विषय नहीं आपके लिए? क्या वो अपने दोस्त ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, अडानी और अंबानी? उसके बाद 9 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता खत्म हो जाती है। आज कितने तारीख होगी? आप इनको समय नहीं दे रहे, केवल आप ये ढूंढ रहे हैं कि दूसरे देश के जो छोटे मोटे किसान संगठन है या जो ना के बराबर है, उनको बुला लें, वो पत्थर देंगे, ये कर दें, एसवाईएल का मुद्दा बीच में लेके आ जाए। एसवाईएल का मुद्दा सरकारों का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने निर्माण कराना है। वहां हरियाणा पंजाब के किसानों में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं आप इंसानियत की बात करिए, आप धर्म की बात करिए। धर्म का मतलब है राजधर्म, आप राजधर्म निभाइए। आपके लिए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, रंग भेद के नाम पर या लिंग भेद के नाम पर, पुरुष स्त्री है, महिला है, जाट नॉन जाट है, हिंदू मुसलमान है, इस तरीके का भेद नहीं करते थे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय के मुख्यमंत्री मोदी जी को भी ये कहा था कि राजा के लिए सर्वप्रथम निभाना है राजधर्म, वो उसका कर्तव्य बनता है। ये ना तो तब गुजरात में राजधर्म निभा रहे थे, ना आज राजधर्म निभा रहे। चलिए तो खैर देखने वाली बात होगी कि कौन राजधर्म निभा रहा है, कौन नहीं निभा रहा है। एके मिश्रा जी लगातार हमारे नहीं, साथ आपको हमें बिल्कुल बुलाया हमारे को, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर क्या सरकार से मांग नहीं कर सकता उनको राजधर्म? बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी मांग आपने कर ली है। और भी गेस्ट हैं हमारे साथ पैनल में, उनकी भी बात हमें सुननी है। एके मिश्रा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। एके मिश्रा जी, जिस प्रकार से सरकार तो कह रही है कि ये बिल शुरू से कह रही है कि किसानों के फायदे के लिए है, और ठीक है, अगर कुछ किसान संगठनों को लग रहा है कि ये हमारे फायदे में नहीं है तो सरकार उनसे बातचीत भी कर रही है। और जैसा कि बाल मुकुंद जी ने भी कहा कि सरकार बातचीत नहीं कर रही है, बल्कि इस गतिरोध को तोड़ने के सिर्फ और सिर्फ रास्ते निकाल रही है, कभी कोई बात करके, कभी कोई बात करके। और यहाँ पर दो उद्योगपतियों के नाम बार बार आते हैं। क्या एके मिश्रा जी वाकई में ऐसा है कि सरकार सिर्फ बातचीत करने का ढोंग कर रही है और गतिरोध तोड़ने के सिर्फ रास्ते ढूंढ रही है? और क्या वाकई में इन कृषि बिलों से इन दो उद्योगपतियों को इतना ज्यादा फायदा होने वाला है जिससे किसान नाराज हैं? एके मिश्रा जी, देखिए, हमारे देश में एक बहुत पुरानी कहावत है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जी। उत्तम खेती मध्यम व्यापार, यानी पुराने समय में खेती को सबसे उत्तम माना जाता था, उसके पीछे व्यापार होता था। व्यापार भी लोग उतना अच्छा नहीं मानते थे जितना खेती को मानते थे। यानी खेती
पूरे देश के हर एक्टिविटी की धुरी होती थी, केंद्र बिंदु होता था। चलो, बाल मुकुंद जी बैठे हुए हैं, अभी बोल रहे थे ये किसान भी है, कांग्रेस प्रवक्ता कम किसान, ये दोनों इनके पास पद है। मैं पूछना चाहूंगा कि आप जरा इतिहास देख के बताइए कि ऐसा क्या हो गया, आज खेती हाशिए पे चली गई, नौकरी से भी बेकार इसकी कंडीशन हो गई है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य हुआ। दूसरी चीज, इन्होंने बोला राजधर्म निभाने की बात, किसी ने किसी को सजेस्ट की थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। इन्होंने शुरुआत ही इससे की थी कि किसने मांगा था ये सारे बिल लाने के लिए। तो मैं इनको ये बोलूंगा कि सरकार का राजधर्म होता है, सरकार का सबसे बड़ा राजधर्म ये नहीं होता है कि जब जनता मांगे तभी उसको कुछ दिया जाए। सरकार एक विवेकशील संस्था होती है, उसमें विवेकशील व्यक्ति होते हैं, उनको लगता है कि भविष्य के साथ हमें किस तरीके से तालमेल बैठाना है, वैश्विक व्यवस्था में किस तरीके से तालमेल बैठाना है, तो उसके लिए वो बिना मांगे ही। और हमारे देश की ये परंपरा रही है कि किसी को भी अगर अच्छाई करनी है, कोई अच्छी चीज लानी है, तो शुभ कार्य में देरी किस लिए, इनसे जाकर के मुहूर्त पूछते क्या, पंडित जी बन के ये बैठे हुए हैं, कैसे ये प्रवक्ता बन गए। कांग्रेस वालों को देखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज सुनिए, ये अडानी और अंबानी की बात कर रहे हैं, इनको जरा ज्ञान दे दीजिए, इनको देखिए, जरा गूगल पे सर्च करिए और रिपोर्ट देखिए। एफसीआई जो 70 सालों में सरकारों ने बनाया है, बीजेपी की भी रही है, कांग्रेस की भी रही है, एफसीआई के बाहर आना सड़ते रहते हैं, वो सड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, और एक आदमी यहाँ पे देश में भूख से मर जाता है, उसको अनाज नहीं मिलता है। तो ऐसी स्टोरेज की व्यवस्था का क्या फायदा। किसान अगर अपने खेत में खून पसीना एक करता है, चिलचिलाती धूप में काम करता है, तो इसलिए कि औने पौने दाम पे दलाल लोग खरीद के, सरकार उसको खरीद करके वो सड़ जाए, न अपने देश वालों का पेट भर पाए, न जानवर का भर पाए, न पूरी दुनिया के किसी मानव का प्रॉपर उपयोग होना चाहिए। किसान के एक एक बूंद पसीने की महत्व होता है और एक एक अन्न का महत्व होता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने बोला, अडानी और अंबानी, मैं आपको बताऊं लगभग 30% डाटा इनको बोलिएगा, जाके जरा देख लें, इंडिया में लगभग 30% अन्न प्रॉपर वेयर हाउस न होने के कारण, भंडारण की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी न होने के कारण, ट्रांजैक्शन में मतलब इधर से उधर ले जाते हुए चूहे बिल्ली खा के खत्म कर देते हैं। तो 30% अनाज का मतलब इनको जरा बोलिए, इन्होंने तो तराजू से तौला होगा, तौला तो हमने भी है अपनी हाथों से, अपने मेहनत से जब हम उगाते थे और उसको तौलते थे तो लेकिन मिश्रा जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। सुनिए मिश्रा जी, रही बात अडानी अंबानी की, मिश्रा जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। एक छोटा सा सवाल यहाँ पर है मिश्रा जी। विजय माल्या को बुला के लाए ना, किसी ने मना किया है क्या जी? अरे आप भी बनवाओ वेयर हाउस, किसी ने, गवर्नमेंट नियम के तहत आप भी बनवाओ, जो भी इन्वेस्टर आना चाहे, बिजनेसमैन आना चाहे, सरकार के नियमों के हिसाब से और राष्ट्र हित के लिए वो बनवाए वेयर हाउस। बिल्कुल मिश्रा जी, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये बनता है, जैसा अभी आपने भी बताया, और जाहिर सी बात है कि राजधर्म के यहाँ पर आपने बात की कि जरूरी नहीं है कि जब कोई मांगे तभी उसे दें, और बिना मांगे भी अगर दे रहे हैं उसकी भलाई को देखते हुए, तो वो भी एक राजधर्म है। जी चल, हम उस विषय पर नहीं जाते मिश्रा जी, हम उस विषय पर नहीं जाते, कौन किसका प्रवक्ता है कौन किसका नहीं है, ये पार्टियों का विषय है, हम इस पर नहीं जाते। मिश्रा जी सुनिए जी, मिश्रा जी सुनिए, मिश्रा जी सुनिए, मिश्रा जी बाल मुकुंद जी, आप दोनों को ही मैं रोकना चाहूंगा, पैनल में और भी लोग हैं। ये बताइए, आप सुनिए बाल मुकुंद जी, मिश्रा जी, आप दोनों को ही मैं बोल रहा हूँ, पैनल में और भी लोग हैं, सबको पर्याप्त समय देना जरूरी है। हमारे साथ में रमेश पुरोहित जी भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। बाल मुकुंद जी आपके पास में आऊंगा, मिश्रा जी आपके पास में भी आऊंगा, हमारे साथ में हरिनाम सिंह जी भी हैं, किसान नेता भी हैं, उनसे भी हमें बात करनी है, जिनके लिए यह विषय है उनसे भी बात करना जरूरी है। हरिनाम जी आपके पास आना चाहूंगा, जिस प्रकार से ए.के. मिश्रा जी ने भी कहा, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संदीप द्विवेदी जी भी हैं बीजेपी से, बाल मुकुंद शर्मा जी कांग्रेस से हैं। सुनिए बाल मुकुंद जी, औरों को भी समय देना जरूरी है, वरना इस चर्चा का कोई फायदा नहीं होगा, इस चर्चा का कोई फायदा नहीं होगा। आपके बीच में कोई नहीं बोला, बाल मुकुंद जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, तो आप भी मत बोलिए, आपसे निवेदन है, आपके पास में आऊंगा। हरिनाम जी सीधे आपके पास में आऊंगा। बाल मुकुंद जी ऐसा करेंगे, आपकी आवाज मेरे को डाउन करवानी पड़ेगी, आपके बीच में कोई नहीं बोला, तो आपसे भी निवेदन है, कृपया आप सुनिए। किसने प्रवक्ता बना दिया, आपने बोले इनको?
मैंने अभी बोला कि ये विषय नहीं है। मैंने अभी बोला ये विषय नहीं है बाल मुकुंद जी, मैंने बोला ये विषय नहीं है। खैर ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। हरिनाम जी हमारे साथ लगातार बने हो। हरिनाम जी, आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार ठीक से समझा नहीं पा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एमएसपी की गारंटी की आप लोगों ने बात करी थी, सरकार वो भी अब देने को तैयार है, और अब क्या कुछ मांगे? क्योंकि सरकार ने कहा है कि हमने ज्यादातर मांगों पर हमने बोल दिया है कि हम ये मान लेंगे और इस पर हम लिखित में आश्वासन भी दे देंगे। उसके बाद भी क्या डर है ऐसा? हरिनाम जी। उमंग जी, ये जो राजनीतिक भाई हमारे बैठे हैं जी, इनको तो आप पूरी पंचायत का मौका दे दिया। आपने कहा कि हम थोड़ा से समय आपको दे रहे हैं, ठीक है। और मैं शुरुआत करता हूं, जो गडकरी जी जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई जी, तो उन्होंने कहा था कि पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे जी। तो गडकरी जी गड्ढा मुक्त तो करा नहीं पाए, तो वो तो फेलियर आदमी किसानों के मुद्दे पे बोले ना जी, अनुभवहीन जो लोग हैं, मंत्री हैं जी। दूसरा, जो बीजेपी के लोग या बीजेपी के जो भी प्रवक्ता हैं और मीडिया के माध्यम से जो सरकार ये कहना चाह रही है कि ये शाहीन बाग वालों का है, ये अगला अलगाववादियों का है, एक बात तो जहन में अपने भारतीय जनता पार्टी एकदम डाल ले जी। ये बिल आज ले ले वापस जी, 3 बिल कानून, ये कल ले ले, ये 6 महीने में ले ले, जी। इनको लेना पड़ेगा। और जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी हमारे भाई कह रहे थे कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी, मोदी जी क्या कोई वैद्य है? हम नहीं खाना चाह रहे दवा, हमको काहे खिला रहे हो? जी। किसने उनको ठेका दे दिया कि किसानों को ये बिल स्वीकार करने होंगे? हमको नहीं पसंद है। हम 70 साल से उमंग जी घाटे की खेती कर रहे हैं जी। 1967 में सुन ले बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रधानमंत्री जी। नहीं बोलिए फिर हम आपकी बातों का भी जवाब देंगे, सुन रहे हैं आप। हमारी बात कर तुम्हारी पूरी बीजेपी हिंदुस्तान की जवाब नहीं दे पाएगी। बोलिए हरिनाम जी बोलिए। शुरू करेंगे तो बिलों में घुसते फिरोगे। अभी आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा है, सुनिए, मैं जो कह रहा हूं तर्क से साथ कह रहा हूं। 1967 में इस देश में पहली खरीदारी हुई जी, 76 रुपया क्विंटल गेहूं खरीदा गया। एक किसान 1 क्विंटल गेहूं बेचने के बाद 1000 ईंटा खरीद लेता था जी। 11 रुपए का 1 क्विंटल कैल्शियम का कट्टा मिलता था, खाद जो डाली जाती थी। अब तो यूरिया आ रही है जी। एक टीचर की तनख्वाह 40 रुपया हुआ करती थी। हम कहते हैं वो फार्मूला, जिस तरीके से टीचर की तनख्वाह 50,000 हो गई, ईंट का रेट 25,000 रुपया का 3,000 हो गया, 8,000 रुपए का 1,000 ईंटा हो गया। हम जो भी लोग हैं उनसे मैं ये नहीं कहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी को अगर ये बात बुरी लग रही है हमारे भाई को जी, तो भाई ये भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये आंदोलन नहीं है। पहला बात ये समझ ले जी। ये आंदोलन है वर्तमान में जो सरकार 3 कानून लाई है वो किसानों को मंजूर नहीं है, उस सरकार के खिलाफ है। ना नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के खिलाफ है, ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है जी। जब देश में WTO डंकल बीज आए थे तो मंदरगाह पे आदरणीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने आंदोलन किया। ये जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस आंदोलन में उन्होंने भी बयान दिया था, उस आंदोलन का समर्थन किया था जी। तो हम तो कह रहे हैं कि काहे आप शाहीन बाग, काहे बंगालियों का है, पंजाबियों का है, उनका है, पंडित जी का है, ठाकुर साहब का है। भाई आप अगर कांग्रेस के कहने पे किसान आ गया, सपा के कहने पे आ गया, ये चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा विषय है। बुद्धिजीवियों की पार्टी है, अनुभव के लोगों की पार्टी है। भाई उनके कहने पर जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक किसान की आमदनी दूनी कर देंगे, ऐसे प्रधानमंत्री के अगर खिलाफ आंदोलन हो रहा है,
सरकार के खिलाफ अगर आंदोलन हो रहा है तो ये तो दुख का विषय है, हमको भी कष्ट है जी कि जिस सरकार को हमने चुना, जिस सरकार को इस देश के किसान ने चुना कि भाई देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे तो ये किसानों का भला करेंगे, उनके खिलाफ अगर ये आंदोलन हो रहा है तो ये तो उमंग जी तो दुख का विषय है, हमको तो बड़ा अफसोस हो रहा है। हरिनाम जी एक माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट मैं आपको कर रहा हूँ, एक बात आपने बहुत अच्छी कही, उसी बात का जवाब सरकार के मंत्रियों ने भी दिया है। आपने कहा कि आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। आपने एक सरकारी कर्मचारी, ठीक है आपने एक अध्यापक का आपने यहाँ पर उदाहरण दिया है, हम तो सरकारी कर्मचारी का उदाहरण दे देते हैं और हम भी ये बात कह रहे हैं कि 70 साल के अंदर हर सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह दुगनी से चौगुनी हो गई। जो उस समय 40 रुपए कमाता था आज वो 50,000 कमा रहा है, लेकिन किसानों की आमदनी 150% तो छोड़िए 100% छोड़िए 50% भी नहीं बढ़ी। और सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इस बिल से आमदनी बढ़ेगी। 2022 की आपने बात कही, 2022 आने तो दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जब आपको बुलाया जा रहा है कि ठीक है आपको जो संशोधन करने आप बताइए हम तैयार हैं, और कई मांगे तो आपकी मान भी ली गई है। अगर एमएसपी पे आपको गारंटी देने को तैयार है तो क्यों नहीं लेना चाहते आप गारंटी? हमारे किसान नेता ये बताते हैं अब आंदोलन किस बात के लिए है? जी आंदोलन इस बात के लिए है कि आप अगर ये कानून लेके आए हो, अच्छी बात सरकार है। देखिए मैं आपको बता दूं, सरकार कानून तो किसी भी कंडीशन में वापस ना लेगी, क्योंकि सरकार के लिए पंजाब के किसानों से ज्यादा महत्वपूर्ण बुंदेलखंड, मराठवाड़ा और विदर्भ का किसान है, जिसको 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल पड़ती है। अरे आप तो महंगी महंगी दारू पीने वाले किसानों की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, संदीप जी एक निवेदन आपसे, संदीप जी सुनिए एक निवेदन आपसे है, कृपया इसी विषय पे रहिए। कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है उस पर हम नहीं जाते, हम इस विषय पर बात करते हैं क्योंकि ये गतिरोध टूटना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस गतिरोध को और बढ़ाना किसी के भी पक्ष में नहीं है, भले ही वो किसान हो, सरकार हो या दिल्ली की बेकसूर जनता हो। तो कृपया इस विषय पर बात कीजिए। बुंदेलखंड के किसान एरिया में हूँ और एक किसान ऐसा नहीं जिसने मोदी जी के बारे में कहा हो कि उन्होंने गलत बिल लेके आए। 100% किसान इस बात से सहमत है कि मोदी जी बिल लेके आए, इसका मतलब कुछ ना कुछ हित का उन्होंने काम किया है। ये पंजाब के किसान जो सबसे ज्यादा जहर इस देश में फैलाते हैं, सबसे ज्यादा यूरिया और कैंसर इस देश में फैलाते हैं, क्या ये डिसाइड करेंगे कि सबसे ज्यादा कमा रहे हैं? सुनो भाई, जो लोग इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, जहां जहां धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है संदीप जी, उन किसानों को भाई लाके वहीं हमारे बगल में बैठा दो। पंजाब, हरियाणा, चलिए ठीक है संदीप जी सुनिए, बुंदेलखंड और मराठवाड़ा और विदर्भ के किसानों से ज्यादा गरीब हैं, उन्हें ज्यादा जरूरत है या पंजाब के किसानों को ज्यादा जरूरत है? संदीप जी, हरिनाम जी, हम इस विषय में नहीं पढ़ते कौन से किसान को क्या जरूरत है क्या नहीं है। खैर, कृषि बिल को लेके जो हंगामा हो रहा है 20 दिन से, किसान अगर कुछ बोल रहे हैं तो सरकार को सुनना चाहिए। और अगर 20 दिन तक भी ये गतिरोध नहीं टूट रहा है तो संदीप जी ये मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती सरकार की तरफ से हो रही है, समझाने में गलती हो रही है, ये तो मान लीजिए। खैर ठीक है, सरकार भी कोशिश कर रही है और किसान नेता भी अगर बोल रहे हैं तो दोनों को आपसी बातचीत से ही ये चीज सुलझानी पड़ेगी, ये गतिरोध तोड़ना पड़ेगा। फिलहाल अब संदीप जी वक्त इजाजत नहीं देता है इस चर्चा को आगे बढ़ाने का, सबकी बात सुनी गई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, हरिनाम जी आपसे भी निवेदन है कि कृपया करके, हम बार बार ये निवेदन कर रहे हैं, दिल्ली में जो भी किसान वहां पर बैठे हैं उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दी भी है, कोरोना भी है, उसका भी ध्यान देना जरूरी है। खैर, संदीप द्विवेदी जी, बाल मुकुंद जी, AK मिश्रा जी, हरिनाम जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि लगातार 20 दिन से चल रहा है गतिरोध आखिर कब टूटेगा ये तो खैर आने वाले समय के गर्भ में ही छिपा है, लेकिन सरकार और किसान दोनों ही चाहते हैं अपने अपने तरीके से इस गतिरोध को तोड़ने के लिए। अगली बड़ी खबर पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देख लेते हैं एक बड़ी खबर। बड़ी खबर दिल्ली से, कल 11:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। किसान आंदोलन को लेकर हो सकती है महत्वपूर्ण चर्चा। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, कल 11:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। किसान आंदोलन को लेकर हो सकती है महत्वपूर्ण चर्चा।
आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से। किसान आंदोलन को लेकर हो सकती है महत्वपूर्ण चर्चा कल 11:30 बजे। बात करेंगे हमारे दूसरे मुद्दे की। एम्स में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं नर्सेस। क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या वो चाहते हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।